सोचिए, एक अकेली समुद्री यात्रा, एक ऐसा सफर जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे पुर्तगालियों के भारत आने से एक नए दौर की शुरुआत हुई। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जड़ है। मतलब ये सिर्फ एक समुद्री यात्रा नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ व्यापार के रास्ते बदले, बल्कि यहाँ की संस्कृतियाँ, यहाँ की ताकतें और भारत के आने वाले कल को भी एक नई दिशा दे दी। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। उनकी यात्रा की वजहों से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि सदियों बाद भी भारत पर उनका क्या और कैसा असर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर 15वीं सदी में ऐसा क्या हो रहा था कि पुर्तगाल, यूरोप का एक छोटा सा देश, भारत के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजने के लिए इतना बेचैन था? और यकीन मानिए, इसकी वजह सिर्फ मसाले नहीं थे, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में इस बड़े और साहसी कदम के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, जमीन के रास्ते जो भी व्यापार होता था उस पर अरब व्यापारियों का कब्जा हो चुका था। दूसरी वजह थी यूरोप में पुनर्जागरण की हवा, एक नई सोच, एक नई हिम्मत, कुछ नया खोजने की ललक। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प वजह थी टॉर्डेसलास की संधि, जिसने एक तरह से उन्हें दुनिया के इस हिस्से पर दावा करने का लाइसेंस ही दे दिया था। तो खैर, वजहें जो भी थीं, वो भारत पहुंच गए। लेकिन जब वास्को डी गामा की नाव भारत के तट पर लगी तो आखिर हुआ क्या? जो शुरुआती स्वागत हुआ वो दोस्ती भरा था, पर यह दोस्ती इतनी जल्दी दुश्मनी में कैसे बदल गई? चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि माहौल कितनी तेजी से बिगड़ा। 1498 में जब वो पहली बार कैलिकट पहुंचे तो वहां के हिंदू शासक ज़ैमोरिन ने उनका स्वागत किया, लेकिन मालाबार तट पर पहले से मौजूद अरब व्यापारियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जब डी गामा 1501 में दोबारा लौटा तो उसका असली इरादा साफ हो गया। वो चाहता था कि ज़ैमोरिन अरब व्यापारियों को वहां से निकाल दे, और बस यहीं से टकराव की शुरुआत हो। और यहीं पर हमें पुर्तगालियों का असली मकसद समझना होगा। वो यहां सिर्फ थोड़ा बहुत व्यापार करने नहीं आए थे। नहीं, उनका लक्ष्य था एकाधिकार, मोनोपोली। वो चाहते थे कि पूरब के इस मुनाफे वाले पूरे के पूरे व्यापार पर सिर्फ उनका कब्जा हो, और बाकी सभी लोग, खासकर अरब व्यापारी, इस खेल से पूरी तरह बाहर हो जाएं। अब जब इरादे इतने बड़े थे तो उन्हें पूरा करने के लिए पुर्तगाल ने भारत में अपने गवर्नर्स भेजे। और ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, नहीं, ये थे एक साम्राज्य के आर्किटेक्ट, और हर एक की अपनी एक अलग, एक खास रणनीति थी। इनमें से पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनका मिशन एकदम साफ था, समुद्र पर पुर्तगाली ताकत को इतना मजबूत कर दो कि कोई और सिर न उठा सके। उनका सारा ध्यान जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर था। और इसी सोच से निकली उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समंदर पर राज करो। इसे लागू करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कार्टेज कहा जाता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर किसी को भी हिंद महासागर में अपना जहाज चलाना है तो उसे पुर्तगालियों से एक लाइसेंस, एक परमिट लेना होगा। कह सकते हैं कि एक तरह की समुद्री दादागिरी थी। अल्मेडा के बाद आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और उनकी सोच अल्मेडा से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने समझा कि सिर्फ समंदर पर कंट्रोल रखना काफी नहीं है। असली ताकत तो तब आएगी जब जमीन पर, जरूरी ठिकानों पर, बंदरगाहों और किलों पर आपका कब्जा हो। और फिर आया वो साल जिसने इतिहास बदल दिया, 1510। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। सोचिए, सिकंदर महान के जाने के सदियों बाद ये पहला भारतीय इलाका था जो किसी यूरोपीय ताकत के कब्जे में आया था। और यही गोवा अगले 450 सालों तक भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का दिल, उसका पावर सेंटर बना रहा। लेकिन अल्बुकर्क सिर्फ एक फौजी ही नहीं था। उसने अपने कब्जे वाले इलाकों में कुछ सामाजिक बदलाव भी किए, जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगाना। और एक और दिलचस्प काम किया उसने पुर्तगाली मर्दों को यहीं की औरतों से शादी करके बसने के लिए बढ़ावा दिया। इसके पीछे सोच ये थी कि इससे एक ऐसी आबादी तैयार होगी जो पुर्तगाल की वफादार हो। इसके बाद जो तीसरे बड़े गवर्नर आए वो थे नीनो द कुन्हा। उन्होंने साम्राज्य को और फैलाने का काम जारी रखा। उन्होंने ही पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया और गुजरात के सुल्तान से बसीन जैसा जरूरी द्वीप भी हासिल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल तक पुर्तगाली बस्तियों को बढ़ाया। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। एक वक्त था जब हिंद महासागर में पुर्तगालियों का दबदबा था,
लेकिन 18वीं सदी आते आते इस साम्राज्य की दीवारें दरकने लगी थीं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? उनके पतन की वजह भी कई थीं। एक तरफ तो भारत में ही मराठों जैसी बड़ी और ताकतवर शक्तियां खड़ी हो गईं, जिन्होंने उन्हें सीधी चुनौती दी, और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही कुछ नीतियां उनके लिए घातक साबित हुईं। जैसे कि उनकी धार्मिक कट्टरता और जबरदस्ती धर्म बदलवाने की कोशिशों ने आम लोगों में उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा पैदा कर दिया। तो भले ही उनका साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते पुर्तगाली भारत पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ गए जो आज भी मिटाई नहीं जा सकी है। और ये विरासत बड़ी मिलीजुली है, इसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी। अगर अच्छी बातों की तरफ देखें तो पुर्तगालियों ने भारत को नई सैन्य और समुद्री तकनीकों से रूबरू कराया। उन्होंने ही दिखाया कि जहाज़ों पर तोपें लगाकर कैसे समंदर की जंग जीती जा सकती है, और इसी ने आने वाले समय में यूरोप की समुद्री ताकत की नींव रखी। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस सिक्के का एक दूसरा बहुत ही स्याह पहलू भी था। ये जो तरक्की और नई तकनीकें थीं, इनके साथ साथ आई धार्मिक नफरत और जुल्म की दास्तान। गोवा में जो इंक्विजिशन लागू किया गया, जहां गैर ईसाइयों पर भयानक अत्याचार हुए, वो इसी का एक काला अध्याय है। तो ये कहानी असल में नवाचार और दमन की एक साथ चलती हुई कहानी है। पर शायद उनकी सबसे हैरान करने वाली और सबसे मजेदार विरासत तो हमारी रसोई में महकती है। जरा सोचिए, क्या मिर्च, आलू और टमाटर के बिना भारतीय खाने की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। और ये सारी की सारी चीजें पुर्तगाली ही अमेरिका से भारत लेकर आए थे। काजू, अनानास, पपीता, ये सब उन्हीं की देन है। तो आखिर में भारत में पुर्तगालियों की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि दुनिया को जोड़ने की, एक दूसरे के करीब लाने की असली कीमत क्या होती है। जब दो अलग अलग संस्कृतियां इस तरह मिलती हैं तो जो तरक्की होती है, क्या उसकी कीमत कुछ खोकर चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी सच था और आज भी उतना ही मायने रखता है।